नमस्कार, परिचर्चा अनप्लग्ड के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, कुमार अमृतेश जी। पेशे से सिविल सर्वेंट हैं, दिल्ली में कार्यरत हैं और दिल्ली में ये इस समय असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के रूप में कार्यरत हैं। बहुत अच्छे लेखक हैं, हिंदी में लिखते हैं। तो अमृतेश जी, स्वागत है आपका इस शो में। धन्यवाद तन्मय जी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और परिचर्चा बुक क्लब के इस स्टूडियो में आकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ मैं। सर, गौरव हमारा है कि आपने टाइम निकाला इस प्रोग्राम के लिए। दिल्ली से आप आए हैं और मेरे ख्याल से व्यस्तता आपकी बहुत ज़्यादा रहती है, मगर उसके बाद भी आप दिल्ली से यहाँ तक आए हैं। बारिश भी हो रही है तब भी आए हैं। तो चलिए, हम सबसे पहले शुरू करते हैं एक जनरल क्वेश्चन से, जो हम करीब करीब हर अतिथि से पूछते हैं। आप लेखन में हैं तो आपका लेखन से रिलेटेड रहेगा। आपने कब और कैसे लिखना शुरू किया और इवेंचुअली आज आप एक पब्लिश्ड ऑथर हैं? सवाल बहुत सिंपल है, साधारण है, लेकिन कठिन भी है। और पहला सवाल कठिन हो तो उत्तर देना आगे के लिए आसान हो जाता है। खैर, मैं तो जी यात्रा पर निकला था और इस यात्रा में लेखन यात्रा अपने आप जुड़ गई। मैं हुआ यूँ कि 2019 में जब मैं अंडमान निकोबार में पोस्टिंग थी मेरी, तो उस समय वहाँ पर इंटरनेट की उपलब्धता वैसी सहज नहीं थी जैसे मेरीलैंड के बाकी हिस्सों में थी। तो उस दौरान मेरी यात्राएं भी काफ़ी होती थी। एक द्वीप से दूसरे द्वीप जहाज़ों से आना जाना होता था, रोड से भी होता था, मतलब आइलैंड के फेरी के माध्यम से। तो हुआ यूँ कि भाई अब या तो पढूं या लिखूं। तो शुरुआत में मैंने पढ़ा, लेकिन फिर लगा कि नहीं, अनुभव हो चुका है, मैं लिख सकता हूं। और फिर मैंने पहली कहानी लिखी, दादू भी मॉल जाएंगे। दादू भी मॉल जाएंगे? हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जी। इसमें 3 साल के एक छोटे बच्चे की कहानी है और साथ में उसके 65 साल के दादाजी की कहानी है। और इन दोनों की ही कहानी को लेकर मैंने ताना बाना बुना सामाजिक परिवेश में, और फिर मैंने इसे किंडल में पब्लिश किया। और मेरी सरप्राइज़ के लिए मैं कह दूं कि किंडल पर मैंने इसे पब्लिश किया और अपने जान पहचान वालों में साझा कर दिया कि भाई देखो, मैंने ऐसे ऐसे किंडल में पब्लिश किया है। और 2 महीने बाद मुझे पता चला कि इस कहानी को अमेजॉन ने वर्ष 2019 के किंडल पेन टू पब्लिश में दूसरे सबसे बेस्ट कहानी के रूप में चयनित किया है। अरे, तो महज 25 पन्नों की कहानी ने अमेजॉन में जब मुझे इतना प्रतिष्ठित पुरस्कार दिलवाया, तो मुझे विश्वास हुआ अपने लिखे पर कि मैं लिख सकता हूँ। बस वहीं से समझ लें कि यात्रा शुरू हो गई। और अब आपकी कौन कौन सी किताबें इस समय प्रकाशित हो चुकी हैं? किंडल में पब्लिश होने के बाद मेरी जो पहले ही पेपर बैक आई, वो एक उपन्यास मैंने लिखा, साइकिल की चेन, जो हम दर्शकों को दिखा भी देते हैं। साइकिल की चेन उपन्यास हिंदी प्रकाशन से प्रकाशित हुआ। साल 2020 के वर्ल्ड बुक फेयर में इसे लॉन्च किया। और ये रियल लाइफ कहानियों से इंस्पायर्ड एक सोल्जर की कहानी है। और आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि 4 जनवरी 2020 वर्ल्ड बुक फेयर में इसे लॉन्च किया गया और लगभग मार्च 15 2020 तक कोविड का आगमन इस पृथ्वी पर हो चुका था। और कोविड से पहले इसकी लगभग पहले संस्करण की सारी कॉपियां बिक चुकी थी। अरे वो, तो प्रकाशक ने कोविड के दौरान इस किताब के ऑडियो वर्सन, जो कि स्टोरी टेल से आया था, और किंडल वर्सन को लॉन्च किया, ताकि पाठक जिनके बीच इसकी डिमांड हो रही थी, उन तक ये किताब पेपरबैक के अलावा अन्य रूपों में पहुंच सके। बहुत बढ़िया।
और 2020 के बाद फिर 2024 में मेरी दूसरी किताब आई, कहानी संग्रह पेपर बोट, जिसे सृजा प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किया गया। और पेपर बोट 10 कहानियों का कहानी संग्रह है, जिसमें पाठकों की मांग पर और मेरे शुभचिंतकों की मांग पर मैंने किंडल की उस कहानी को भी इसमें समाहित किया है। अच्छा। तो मेरी सर्वप्रिय कहानी जो दादू भी मॉल जाएंगे है, वो भी पेपर बोट में पाठकों तक पेपर बैग के रूप में पहुंची हुई है। अच्छा, ये जो आपका उपन्यास है, इसके जो कैरेक्टर्स हैं, एक तो उनके बारे में थोड़ा सा बताइए, जब इतनी पॉपुलर हुई है तो। और दूसरा, इसी सवाल का दूसरा भाग है कि क्या आपके निजी जीवन से या सामाजिक जीवन से ये मिलते जुलते पात्र हैं, या उनसे प्रेरणा लेकर ये पात्र डिज़ाइन हुए थे, या फिक्शनली आपने डिज़ाइन किया बैठे बैठे? एक मशहूर पटकथा लेखक हैं सहवाल जी। अच्छा। जो मेरे लेखकीय यात्रा में मार्गदर्शक भी रहे हैं, और प्रकाश झा के फिल्मों की कहानियों में इनका योगदान रहता है। इन्होंने साइकिल की चेन को पढ़ने के बाद एक बात कही मुझे कि यह यकीन करना मुश्किल है कि ये लेखक की अपनी कहानी नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि ये लेखक की अपनी कहानी नहीं है। लेखक इंडियन आर्मी का एक सोल्जर हो, पहले एक पटना के एक कस्बे से वो बिलोंग करता है, 12th की तैयारी कर रहा होता है, और जैसा कि आम बिहारी लड़के करते हैं या लड़कियां भी, कि उन्हें बस सरकारी नौकरी लेनी होती है। जीवन का पहला और आखिरी लक्ष्य वो यही बनाकर चलते कि सरकारी नौकरी लेनी है। तो कहानी का जो पात्र है, मुख्य पात्र राहुल का भी लक्ष्य कुछ ऐसा ही था, तो उसे सरकारी नौकरी लेनी थी। लेकिन इस बीच साइकिल की चेन उतरती है और कहानी के दूसरे मुख्य पात्र अंजलि उससे टकराती है। फिर लव एट फर्स्ट साइट शुरू होता है, कहानी आगे बढ़ती है, और फिर ये कहानी पाठकों को अपने से जोड़े रखती है। और पटना, गया, दिल्ली, चंडीगढ़, बेंगलोर, जम्मू, बारामूला, इन जगहों पर पाठकों को घुमाती है। न सिर्फ घुमाती है बल्कि उन जगहों को दिखाती है। मसलन अगर मैं बताना चाहूँ तो ये कहानी जिस दौर में लिखी गई है, जिस दौर की कहानी है, उस दौर में दिल्ली में मेट्रो लाइन बिछ रही थी, और रेड लाइन को सबसे पहले बिछाया गया था दिल्ली मेट्रो में। और आपको कहानी में कई ऐसे मौके मिलेंगे जब आपको लगेगा कि अरे दिल्ली, यहाँ तो मैं जाता था, यहाँ तो मैं अभी जाता हूँ, जब मैं मुखर्जी नगर जाता था तो यहाँ मैं जाता था, अरे यहाँ पर मैंने तो यहाँ चाय पी है। तो आपको ये चीज़ें फील होंगी कि ये जगह, ये न सिर्फ आप पढ़ेंगे, इस किताब में, कहानियों में आप जगह को देखेंगे, घटनाओं को देखेंगे। यही मेरा आशय रहा है लिखते वक्त भी, क्योंकि मैं कहानियाँ सोचता नहीं हूँ, मैं कहानी को देखता हूँ, फिर उसे शब्दों में उतारता हूँ। ओके, मतलब विजुअलाइजेशन पहले होता है और तब आप उसको टेक्स्ट में लेकर आते हैं। बिल्कुल, मैं कहानियों को अक्षरों में नहीं सोचता हूँ, मैं कहानियों को चित्रों में देखता हूँ, सोचता हूँ। बढ़िया। अच्छा, इसी श्रृंखला में आपकी दूसरी पुस्तक है पेपर बोट, और कहानी संग्रह है। जी। अब कहानी संग्रह है, 10 कहानियों का संग्रह है। एक कहानी तो आपने बता दी, वही है जो आपकी पहली कहानी थी। जी। बाकी जो 9 कहानियां हैं, उन सभी में जाहिर सी बात है डिफरेंट पात्र रहे होंगे। कौन सा पात्र आपका फेवरेट है और क्यों? देखिए, मैं एक छोटी सी लाइन है इस किताब की, जी, मैं पढ़ता हूँ जी, तो आप इसके आखिरी में है हाँ,
कि मेरे हिसाब से ये किताब पढ़ना जो है यात्रा है। ओके। और जब आप इस यात्रा को ख़त्म करते हैं हाँ। तो इस यात्रा के कई पड़ावों से हर पड़ाव से आप गुजर चुके हैं, और इन पड़ावों में आपको कई किरदार जैसे मिश्रा जी, अनवर, शेखर, जया, प्रभा, तरुण, मीनाक्षी, यादव जी, हल्कू, वर्षा, दलबीर मिले होंगे। और मैंने पाठकों से पूछा कि आप बताएं कौन सा किरदार आपको ज़्यादा पसंद आया, कौन सा किरदार आपको छू गया। मुझे लगभग हर पाठक ने अभी तक यही कहा है कि साहब कोई भी पात्र ऐसा नहीं जो दिल में ना उतरा हो। और यकीन मानिए कि मैं मेरी कहानियों को लिखता ज़रूर हूँ, लेकिन मैं मेरी कहानियों का पाठक भी हूँ। अच्छा। और मुझे इस किताब की 10 कहानियाँ जो हैं, उस 10 कहानियों में जो भी पात्र हैं बहुत करीब है मेरे दिल के। लेकिन वही बात है कि पहला पहला होता है। मुझे दादू भी मॉल जाएंगे में मिश्रा जी का जो कैरेक्टर है और गोलू का जो कैरेक्टर है, जो 3 साल का बच्चा है, छोटा बच्चा है, तोतली बोली बोलता है, जैसे कि दादू मुझे इच पर बैठना है, ये 2 मेरे बेहद करीब हैं। बस ऐसा नहीं कि बाकी अहम नहीं है, ये पहले हैं इसलिए बहुत करीब है। समझ गई, बिल्कुल। अच्छा, आपकी दोनों किताबें हिंदी में हैं। सवाल ये 2 पार्ट्स में है। एक तो हिंदी में ही क्यों लिखते हैं आप, नंबर 1। नंबर 2, आप सोचते भी हिंदी में ही हैं या सोचते इंग्लिश में हैं और लिखते हिंदी में हैं? क्योंकि बहुत लोगों ने मुझसे ये कहा कि जो इंग्लिश में लिखते हैं कि क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी है तो हम सोचते तो हिंदी में हैं और फिर उसे लिखते इंग्लिश में हैं। तो मैं आपसे जानना चाह रहा था कि आप किस तरह से कंसीव करते हैं और लिखते हैं, और हिंदी में ही क्यों? या ये है कि भाई 2 किताबें हिंदी में आ गई, आगे आप इंग्लिश भी प्लान कर रहे हैं? ट्रांसलेशन की बात नहीं कर रहा मैं, मूलतः जो किताब आती है। देखिए, कहानियाँ जो है ना, कोई भी लेखक हो, जो मैं समझता हूँ कि पहले उसके मन में विचार आता है। विचार की कोई परिभाषा नहीं होती है, कोई भाषा नहीं होती है, कोई लिपि नहीं होती है। विचार एक इमोशन होता है जिसे लिखने वाला भाषा, शब्द, शैली देता है। तो मेरे मन में जब विचार आता है ना, तो वो विचार अपने आप एक परिवेश धारण करता है। मसलन जैसे पेपर बोट में अगर कहानी है दूसरी औरत, तो ये कहानी दूसरी औरत है अंडमान निकोबार के एक लड़के की कहानी है। तो अब उस परिवेश में मुझे लगता है कि जो परिवेश मेरे विचार में आया है वो परिवेश हिंदी का परिवेश है, तो मैं हिंदी में लिखूंगा, ये मेरा थॉट प्रोसेस होता है। और जब वो दृश्य दिख जाता है तो अपने आप ये डिसाइड करने की भी जरूरत नहीं होती कि मैं इसे हिंदी में लिखूंगा या अंग्रेजी में लिखूंगा। समझ गया, ये मेरा थॉट प्रोसेस है। तो इसमें मैं सोच किस में रहा हूं, ये तो सवाल ही नहीं आता है। ये आंसर बढ़िया था। और दूसरी बात ये कि हिंदी में ही क्यों लिखते हैं। आपने ये वाजिब सवाल पूछा है कि हिंदी में ही क्यों लिखते हैं। तो अभी तक ऐसा नहीं कि मैंने अंग्रेजी में लिखा नहीं है, मैं कैरेक्टर की डिमांड देखता हूँ। आप साइकिल की चेन अगर देखेंगे तो ये हिंदी का उपन्यास है, लेकिन इसका जो सबसे पहला पेज है उसमें एक अंग्रेजी की कविता है। ओके। क्यों? वो कविता मेरे कैरेक्टर ने अंग्रेजी में लिख करके अपनी फ्रेंड को भेजा है। ओके। कहानी भले ही हिंदी में है, लेकिन मेरा कैरेक्टर अगर कहानी में इंग्लिश में लिख रहा है तो मैंने इंग्लिश में लिखा है और मैंने वो एज इट इज उसको रखा है उपन्यास में। तो अब आपका जो दूसरा सवाल था कि हिंदी में ही क्यों, तो उसमें ये समझ लें कि अभी तक जो पब्लिश हुई हैं वो हिंदी में है। ऐसा नहीं कि मुझे अंग्रेजी से गुरेज है या अंग्रेजी से प्रेम नहीं है।
मैं बहुभाषी हूँ, कई भाषाएं आती हैं मुझे, हिंदी, कई भाषा आती हैं जी। तो हिंदी इंग्लिश के अलावा? हिंदी अंग्रेजी के अलावा मैं मगही भी बोल सकता हूँ, गुजराती लिखना पढ़ना समझना भी मुझे आती है, आता है। और आप अगर पेपर बोट कहानी संग्रह को देखेंगे तो इसकी आखिरी कहानी जो है गुरनील दलबीर, उसमें 75% से ज़्यादा संवाद जो हैं वो पंजाबी में है। अच्छा। तो इस तरीके से मतलब कई भाषाओं में थोड़ी थोड़ी पहुंच है, मेरी पैठ है कह सकते हैं। तो मैं अगर मेरे किसी हिंदी कहानी में भी अगर कोई कैरेक्टर हरियाणवी है तो मैं 50% ही सही, लेकिन उस कैरेक्टर के संवाद को मैं हरियाणवी में लिखना प्रेफर करता हूँ। ओके। साइकिल की चेन में ही एक कैरेक्टर आता है जो ट्रक चलाने वाला होता है और वो मगही में बोलता है। ओके। मगही जो जिसकी अपनी लिपि नहीं है लेकिन वो भाषा है। ओके। तो उस भाषा में बोलता है। तो मैं भाषाओं के बंधन में रहकर नहीं लिखता हूँ। ओके। बढ़िया। अच्छा, हिंदी की अगर हम बात करें तो अचानक से हमने एक चीज़ देखी, मैंने जो ध्यान दिया इस चीज़ पे वो कोविड के बाद दिया या कोविड के दौरान दिया, हो सकता है पहले से भी शुरू हो गया हो। आज की डेट में हिंदी पढ़ी और लिखी ये ज़्यादा जाने लगी है, जो अब तक नहीं होती थी। हालांकि बहुत अच्छी बात है। जो यंगर जनरेशन है वो हिंदी में लिख भी रही है, हिंदी पढ़ भी रही है। वरना पहले अगर हम देखें तो हिंदी के उपन्यास का मतलब पल्प फिक्शन, जो रेलवे स्टेशन पे या बस स्टेशन पे मिलते थे और वो जो मसाला मूवी की तरह जो होते थे, हालांकि अच्छे होते थे, मैं ये नहीं कह रहा ख़राब होते थे, बट आज की डेट में अगर हम देखें तो पल्प फिक्शन की जगह, हालांकि पल्प फिक्शन भी और डेवलप होकर आया है, मगर उसके अलावा कंटेम्प्रेरी फिक्शन हो गया, एक्सपेरिमेंटल फिक्शन हो गया, है ना। फिर एक कंसेप्ट आया है शॉर्ट स्टोरीज़ का। शॉर्ट का मतलब एक पैराग्राफ में भी स्टोरी हो गई, एक पेज में भी स्टोरी हो गई, 1.5 पेज में स्टोरी हो गई, है ना। तो ये जो कंसेप्ट है ये जैसे धीरे धीरे एक किस्म से हिंदी साहित्य में एक चेंज भी कह सकते हैं आप, डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। तो आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, आपका जो प्रश्न है ना कि हिंदी साहित्य का में लोगों का रुझान बढ़ा है और कोविड के बाद ये खासकर बढ़ा है, तो मतलब मैंने नोट किया, हो सकता है पहले हो। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और अगर आप गौर करें तो बोलचाल के रूप में हिंदी की ग्राह्यता लोगों में बढ़ी है, ना सिर्फ हिंदी हार्टलैंड में बल्कि पूरे भारत में। और ये बोलचाल की भाषा के रूप में ज़्यादा बढ़ी है, स्पीड ज़्यादा तेज़ से है, लेकिन हिंदी लिखने और पढ़ने की जो गति है वो बोलचाल के रूप में जो एक्सेप्ट की जाने वाली स्वीकार्यता की जो गति है उससे कम रही है, ये मेरा मानना है। हालांकि पिछले कुछ सालों में हिंदी साहित्य मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छे दौर से गुजर रहा है, जिसमें नए तरह के लेखक आ रहे हैं जो प्रयोग करने से हिचकते नहीं हैं, चाहे वो भाषाई प्रयोग हो या फिर प्लॉट के रूप में, प्लॉट में प्रयोग हो, किसी भी तरीके के प्रयोग में। और जहाँ पर वीडियो ब्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर्स बढ़े हैं वहाँ पर आप देखेंगे कि ट्रैवलॉग लिखने वाले भी, यात्रा वृत्तांत लिखने वाले भी हिंदी के लोग काफ़ी जुड़े। और ये बहुत अच्छा ट्रेंड है, मैं समझता हूँ। और आज के दौर में आपको जानकर सबसे मतलब बहुत आश्चर्य होगा और प्रसन्नता भी होगी कि श्री विनोद कुमार शुक्ल जी की किताब दीवार में एक खिड़की रहती है, ये पिछले कुछ
महीनों से भारत में सभी भाषाओं में नंबर 1 किताब बनी हुई है, बेस्ट सेलर्स बनी हुई है। तो जहाँ पहले अंग्रेजी किताब लाखों में छपते थे और हिंदी किताब हज़ारों में छपते थे, आज आप ये मानकर चल सकते हैं कि कुछ हिंदी के लेखक आज ऐसे भी हैं जिनकी किताबों की प्रतियां शुरुआत में ही लाखों से ज़्यादा छपती हैं। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है और ये बहुत आगे जाएगी ये शुरुआत। अच्छा, हिंदी में ना एक ख़ास चीज़ होती है, जैसे हम शुरू में पढ़ते थे, पल्प फिक्शन को छोड़ दीजिए, हम अगर लिटरेचर की बात करते हैं तो जैसे शिवाजी सावंत, आचार्य चतुर्सेन, है ना, ये जो जॉनर है, इनकी भाषा और जो अब हिंदी यूज़ हो रही है, इनमें अंतर है। अब जो हिंदी यूज़ हो रही है नो डाउट उससे सरल है, बोलचाल वाली भाषा है, मगर एक चीज़ मैंने नोट की है कि जैसे किताबों में अगर किसी वर्ड का हिंदी ट्रांसलेशन बहुत टिपिकल है तो उसको इंग्लिश में ही यूज़ कर लिया जाता है, चाहे लिखे हिंदी में ही, मगर वर्ड इंग्लिश में ही यूज़ कर लिया जाता है। हम इसको एक्सपेरिमेंटल भी कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं। बट क्या आपको लगता है कि सही गलत तो मैं नहीं कहता, क्योंकि लोगों को पढ़ने में भी आता है, सब चीज़ें हैं, मगर एक आपका विचार इस चीज़ के बारे में कि जैसे एक उपन्यास वो हुआ करते थे जो हार्डकोर हिंदी में होते थे, एक उपन्यास बीच में फिर वो प्रेमचंद वाली शैली आई जो होती हार्डकोर हिंदी में थी मगर उसके कंपैरिजन में भाषा सरल होती थी, और अब भाषा थोड़ी एक्सपेरिमेंटल या मिक्स्ड है। मतलब एक वर्ड जो है वो इन्फ्लुएंसर्स ने और निकाला हुआ है इंग्लिश, है ना, कि वो हिंदी इंग्लिश मिक्स चलती है। तो आपका क्या विचार है इस चीज़ पे? देखिए, कहानीकार या किसी कवि को अपने आप को भाषा का प्रमोटर नहीं बनाना चाहिए। ओके। कहानीकार के मन में कहानी आई, वो कहानी कह रहा है। अब इस कहानी कहने के दौरान अगर उसका लक्ष्य ये हो जाए कि मैं लोगों को ये भाषा सिखाऊंगा, तो उसका लक्ष्य तो कहानी कहना था। उसी तरीके से कवि के मन में कोई भाव आए, वो भाव वो अपने शब्दों में बताएगा, ना कि भाषा सिखाएगा। अब ये चीज़ आज के दौर के जो हिंदी लेखक हैं, मैं समझता हूँ उनमें ये चीज़ ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, और वो भाषा सिखाने में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। भाषा सिखाना उनका पर्पस नहीं होता है। उनका उद्देश्य होता है कि वो जो कहानी उनके मन में है ना, जो पात्रों की जटिलता है, चैलेंजेज है, और आप कह लें कि वो चरम है, और वहाँ पर ला करके फिर एंड करना, उस पर ध्यान रहता है। तो जब आपका पर्पस हमेशा कहानी पर रहेगा तो आप भाषा पर खास ध्यान नहीं देंगे, और जब आप कहानी पर ध्यान देंगे तो पाठक को आप कहानी सुनाने आए हैं, भाषा सिखाने आए हैं। सही बात है। अगर भाषा सिखानी है तो आप डिक्शनरी लिखें। सही बात है। या कोर्स की किताब लिखें, कोर्स की किताब लिखें, ग्रामर की किताब हाँ, लिखें। आप ग्रामर की किताब लिखें। कहानी सुनाना है आपको, आपके मन में जो कहानी है वो कहानी को कितने रोचक तरीके से रखा जाए। आप विनोद कुमार शुक्ल जी की किताब जिसका मैंने जिक्र किया, दीवार में एक खिड़की रहती है, आप उसको पढ़ेंगे, उसमें उन शब्दों का प्रयोग है जो छत्तीसगढ़ के गांव में आज भी होता है, आम बोलचाल वाली भाषा। और मसलन जिन शब्दों को छत्तीसगढ़ के में प्रयोग किया जा रहा है, उन शब्दों को आप समझे कि आज के डेट में पूरे भारत में पढ़ी जा रही है। तो राजस्थान के हिंदी बोलने वाले व्यक्ति के भी डिक्शनरी में वो शब्द जुड़ रहा है नेचुरली। तो इससे हिंदी सुदृढ़ हो रही है। अगर वो लेखक भी मान लीजिए कि शुद्ध हिंदी की तरफ जाते तो वो भाषा की बढ़ोतरी या भाषा का इनरिचमेंट नहीं होता। तो कहानीकार को कहानी पे फोकस करना चाहिए, कवि को कविता पे फोकस करना चाहिए। भाषा
भाषा तो स्कूल में सिखाई भाषा जाती तो है। स्कूल में आपको अपने विचार देने हैं, कहानी बतानी है। अगर मुझे कहना है, मेरा कोई पात्र ये कह रहा है कि मैं वहां गया था लेकिन वो तो सुबह से ही नदारद है, तो अब ये नेचुरल शब्द जो आ गए उस पात्र के आ गए। लेकिन जो दूसरा कह रहा है, अगर उस जिससे वो ये कह रहा है वो मान लो कि अंग्रेजी का कोई टीचर है, तो वो यहाँ पर वो यही बोलेगा, व्हाई कांट यू फाइंड हिम। वो वहाँ पर वाई ही लिखेगा, मतलब हिंदी में वाई लिखेगा, और पढ़ने वाले को समझ में आएगी वो बात। क्योंकि ऐसा नहीं कि जो हिंदी पढ़ रहा है उसे अंग्रेजी बिल्कुल ही नहीं आती है। ऑब्वियसली आज आप बेडशीट बोलेंगे तो एक अशिक्षित आदमी भी बेडशीट का मतलब जानता है कि चादर होता है। आज आप इलेक्ट्रिक बोलेंगे तो वो जानता है इलेक्ट्रिक, भले उसे इलेक्ट्रिक की स्पेलिंग ना है लेकिन उसे इलेक्ट्रिक पता है कि ये बिजली होती है। ये वही बात है। अच्छा, आजकल एक ट्रेंड और है, 2 जॉनर्स ऐसे हैं जो बड़े फेमस हैं। मैं ये नहीं कहूँगा अचानक फेमस हुए हैं, मगर धीरे धीरे, मगर इस समय जैसे कहते हैं ना फैशन में है, माइथोलॉजी और हॉरर। मैंने ये कई ऑथर्स से पूछा है जब पॉडकास्ट में। पहली चीज़, क्या आप कभी हॉरर या माइथोलॉजी लिखने में इंटरेस्टेड हैं आगे आने में? देखिए, माइथोलॉजी मैंने पढ़ी है और हॉरर मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन बच्चों को चूँकि मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, और जो थोड़े बड़े बच्चे होते हैं ना, वो कहते हैं अंकल आज हॉरर स्टोरी सुनाना, तो मैं उन्हें हॉरर स्टोरी सुनाता हूँ। और मैं देखता हूँ कि जब उन्हें हॉरर स्टोरी सुनाता हूँ तो वो तो डरे नहीं डरे, उनके साथ में जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो डरने लगते हैं, क्योंकि जो बच्चा हॉरर स्टोरी पूछ रहा है ना वो समझदार हो चुका है। तो मुझे लगता है कि अच्छा, मतलब मैं हॉरर स्टोरी ठीक सुना रहा हूँ, ये बड़े बच्चे भले ही डर ना रहे हो। तो मतलब जब ये फीलिंग आती है तो लगता है कि हाँ भाई, हॉरर स्टोरी मैं लिख सकता हूँ। तो ज़रूर कभी ना कभी कोशिश रहेगी कि हॉरर में हाथ आजमाया जाए। माइथोलॉजी में मगर आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हैं? देखिए, क्योंकि माइथोलॉजी में क्या है ना, बड़ा कंट्रोवर्सी है। बहुत लोग माइथोलॉजी पे लिख रहे हैं। माइथोलॉजी, पहली बात तो इस वर्ड पे ही अब कंट्रोवर्सी हो गई है। पहले अभी तक क्या था, विष्णु के 10 अवतार, ये इंडियन माइथोलॉजी का पार्ट था। अब क्या हो गया कि भाई आप इसे माइथोलॉजी ना बोलें, ये तो एक्चुअल हुआ है, तो ये तो हिस्ट्री का पार्ट हो गया। रामायण महाभारत पे तो प्रचलित है जो डिस्प्यूट है कि भाई माइथोलॉजी है या हिस्ट्री है। अब खैर हिस्ट्री है या माइथोलॉजी है, जो भी लोग लड़ रहे हैं वो उनमें से कोई भी उस एरा में तो था नहीं, मगर लड़ रहे हैं, ठीक है। मगर उस चीज़ से हुआ ये कि हिंदी का साहित्य जो माइथोलॉजी पे बेस्ड है या हिस्ट्री पे बेस्ड है, वो थोड़ा सा डिस्प्यूटेड शैली में आ ही गया। जैसे आपने क्रिएटिव लिबर्टी लेकर महाभारत पे कुछ लिखा, आपने क्रिएटिव लिबर्टी लेके रामायण पे कुछ लिखा, जो आजकल लोग लिख भी रहे हैं। क्रिएटिव लिबर्टी था जिसमें उन्होंने बताया हुआ था, और उसे पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे रावण की तो गलती नहीं थी, उसे तो बेकार में विलन बना रखा है। और ये कुछ वैसा है जैसे अगर आप हिटलर की जीवनी पढ़ें, मे कैम्प, तो उसे पढ़ने के बाद लगता है कि हिटलर की तो कोई गलती नहीं थी जो उसने किया, है ना। हालांकि हम उनको एंटी क्राइस्ट बोलते हैं हिटलर को। इसी तरह ये हो गया। अब माइथोलॉजी में दिक्कत ये हो रही है कि लोग लिख रहे हैं या तो आप पॉजिटिव वे में लिख रहे हैं या क्रिएटिव लिबर्टी ले रहे हैं, हम नेगेटिव नहीं कहते, है ना। या तो जो की तो लिख रहे हैं और या फिर आप क्रिएटिव लिबर्टी लेके लिख रहे हैं। तो ये क्रिएटिव लिबर्टी के ऊपर आपका क्या टेक है? और देखिए, आपके सवाल को मैं समराइज करता हूँ। और पहला सवाल आपका ये है कि मैं माइथोलॉजी पर क्यों नहीं लिखने का इच्छुक हूँ या प्लान बना रहा हूँ, और दूसरा क्रिएटिव लिबर्टी पर मेरे विचार क्या है ना। देखिए, माइथोलॉजी जो है इट्स अ फ्यूजन ऑफ रिलीजन, स्पिरिचुअलिज्म, हिस्ट्री एंड फिक्शन।
एंड फिक्शन। एंड फिक्शन। जब आप मिथ बोल देते हैं, किसी चीज़ को जब मिथ बोल देते हैं, और अगर इस मिथ को आप हिंदी में समझें तो मिथ्या होता है, और मिथ्या का मतलब मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं। तो देखें तो मैं फिक्सन लिख रहा हूँ, ठीक है, और अंग्रेजी में एक कहावत है कि नो व्हाट यू राइट, मैं करेक्ट करूँगा अपने आप को कि वन शुड राइट व्हाट वन नोज, है ना। तो मैं समझता हूँ कि माइथोलॉजी पर लिखने से पहले मुझे हिस्ट्री, रिलीजन, स्पिरिचुअलिज्म के साथ साथ फिक्सन का भरपूर ज्ञान होना चाहिए। फिक्सन के ज्ञान की तो कोई सीमा नहीं है, हालांकि किसी के भी ज्ञान की सीमा नहीं है, लेकिन फिक्सन पर मैं लिख रहा हूँ तो थोड़ा बहुत आइडिया है। स्पिरिचुअलिज्म एक समझने की चीज़ होती है, वो तो फीलिंग है जो अंदर फीलिंग से आती है। और रिलीजन अथाह है, चाहे कोई भी धर्म हो, मतलब उसमें जानने समझने की चीज़ें कई हैं, है ना। तो मुझे लगता है कि अगर मैं अभी लिखूं माइथोलॉजी पर तो शायद मैं जस्टिस ना कर पाऊँ, और जिस चीज़ से मैं खुद ही संतुष्ट नहीं रहूँगा, मैं पढ़ने वाले को क्या संतुष्ट कर पाऊँगा। और कोई भी लेखक कोई भी लिखता है ना, तो पहले अपनी संतुष्टि के लिए लिखता है। इसमें अपवाद हो सकते हैं, वो पहले अपनी संतुष्टि के लिए लिखता है। मैं लिखने के बाद अपने लिखे को पढ़ता हूँ, खुश हो जाता हूँ, अच्छा लगता है, तब मैं उसमें आगे बढ़ता हूँ। तो मुझे लगता है कि माइथोलॉजी में अगर अभी मैं हाथ आजमाऊँगा तो संभवतः मैं खुश नहीं होऊंगा, क्योंकि मैंने उतना पढ़ा भी नहीं है, और जो भी मेरी छोटी मोटी जानकारी है वो शायद उतनी नहीं है कि मैं उसको अभी पेपर पर उतारूं और लोगों के बीच पहुंचाऊं। ईश्वर ने चाहा तो आने वाले दिनों में ज्ञानवर्धन करके उस दिशा में भी कोशिश करूंगा। और रहा सवाल क्रिएटिव लिबर्टी की, तो ठीक कहा आपने, कैच वर्ड है, और इसको अपने तरीके से लोग इंटरप्रेट करते हैं और उसके हिसाब से फिर यूज करते हैं। लेकिन क्रिएटिव लिबर्टी जो है, अब आप देखेंगे तो एब्सोल्यूट कोई भी लिबर्टी है नहीं। एवरी लिबर्टी इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस एज प्रोवाइडेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, है ना। तो हमें लिखते समय इन चीज़ों का ध्यान देना होता है। लेखक कोई भी हो, कोई भी क्रिएटर हो, क्रिएटिव लिबर्टी में ये ध्यान रखें कि भाई लिबर्टी हमारी एब्सोल्यूट नहीं है। तो अब इस लिबर्टी को यूज करके अगर आप कुछ कर रहे हैं, लिख रहे हैं, बना रहे हैं, कह रहे हैं, उससे किसी भी वर्ग की धार्मिक भावना आहत नहीं होनी चाहिए, विश्वास आहत नहीं होना चाहिए, है ना। मेरे ख्याल से यही मेरे संक्षिप्त विचार हैं क्रिएटिव लिबर्टी पर। हालांकि ये बड़ा विषय है, विचार ये आपके पर्सनल विचार हैं, और हालांकि टॉपिक तो खैर डिबेटेबल है, कितना भी आप लंबा इस पर डिबेट कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि कोई सधा हुआ अगर क्रिएटर है तो क्रिएटिव लिबर्टी की लिमिटेशन को ध्यान में रखकर भी वो अच्छा क्रिएट कर सकता है, क्योंकि जिस सोसाइटी के लिए वो क्रिएट कर रहा है वो लिमिट, और जो लिमिटेशंस से वो बंधा हुआ है, वो लिमिटेशंस उसी सोसाइटी की दी हुई है। कानून कौन बनाता है? सोसाइटी से ही बनती है, है ना। तो जब आप उसी सोसाइटी के पढ़ने या देखने या लिखने के लिए, समझने के लिए बना रहे हैं, तो आप उस लिमिटेशन को क्यों नहीं ध्यान में रख सकते हैं? अच्छा, आपने जब अपनी पुस्तकों के बारे में विवरण दिया था तो आपने एक चीज़ बोली थी कि आप पहले देखते हैं और तब लिखते हैं। तो नेचुरल सी बात है कि जो आपके पाठक पढ़ रहे होंगे उन्हें भी वो पढ़ने के बाद वो चित्रण दिखता होगा आपकी स्टोरीज़ में, बट नेचुरल है ना। तो क्या कभी आपने, जब इस वे में लिखी हुई है, तो क्या कभी आपने OTT या डिजिटल
में जाने का नहीं सोचा इनको लेके, या कभी कोई ऑफ़र आया हो या आपने कभी ट्राई किया हो? 3, 4। देखिए, कहानियों की ना अपनी यात्रा होती है। देवदास जब लिखी गई थी तो उसे भी नहीं पता था कि उसे कितनी बार पर्दे पर उतारा जाएगा। और उसी तरीके से जैसे मेरी जो 2 किताबें हैं और कई कहानियाँ जो हैं, तो मुझे नहीं पता है कि इसे किस पर्दे पर कब उतारा जाएगा। लेकिन चूँकि मैं एक पाठक भी हूँ और एक दर्शक भी हूँ जो OTT और फिल्में देखता है, तो मुझे लगता है कि मेरी लिखी कहानियों को भी ज़रूर कोई ना कोई पर्दा मिलेगा। अब कब मिलेगा ये तो भविष्य के गर्त में होगा, ये मेरा मानना है। रहा सवाल अभी तक के क्या इस दिशा में कुछ प्रयास हुए, तो मैं बता दूं कि साइकिल की चेन को स्क्रीन राइटर एसोसिएशन का एक प्रोग्राम होता है, वर्ड टू स्क्रीन। ओके। तो इस प्रोग्राम में पिछले साल ये किताब शामिल हुई और मैंने एंट्री भेजी थी, तो उन्होंने इसको शॉर्टलिस्ट किया और फिर 2 प्रोडक्शन हाउसेस से इस विषय में बातचीत भी हुई है। पहले दौर की बातचीत हुई है और उसके आगे की बातचीत अभी मेरी तरफ से प्रतीक्षा में हूँ मैं। ये तो साइकिल की चेन की बात हो गई। और पेपर बोट की कहानियों को, इसमें 10 कहानियाँ हैं और मैं समझता हूँ सभी 10 कहानियाँ पर्दे पे उतारी जाने लायक है। सभी 10 कहानियाँ। इसमें हर कहानियों में आयाम भी है, जिस तरीके से भी उतारना चाहें बनाने वाले, वो उनका विशेषाधिकार है, उनका एक्सपर्टाइज है। और आज की ही बात अगर बताऊं तो आज मुझे एक बड़े बैनर से पेपर बोट की 2 कहानियों को ऑडियो वर्जन में लाने का ऑफ़र मिला है। उन्होंने मेरी सहमति मांगी थी और मैंने सहमति जता दी है। सो आपके इस चैनल पर मैं ये घोषणा करना चाहूँगा और आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा, सभी सुनने वालों को, कि पेपर बोट किताब की 2 कहानियाँ, किराए का घर और गुरनील दलबीर, इन 2 कहानियों का ऑडियो वर्जन हेयर वेलवेट प्लेटफॉर्म पर बहुत जल्द उपलब्ध होगा। अच्छा अमरीश जी, आप लिख रहे हैं, आपकी एक लेखन की यात्रा रही है। इस यात्रा में आपने बहुत सारा पढ़ा भी होगा। कोई 1 या 2 फेवरेट ऑथर्स आपके? देखिए, कुछ किताबें जो है ना, आपके हम लिखते कैसे हैं, थॉट से। और आपके कुछ किताबें हो, वैसे तो हर किताब आपके थॉट प्रोसेस को असर डालती है, लेकिन कुछ किताबें व्यक्ति के थॉट प्रोसेस पर बहुत ज़्यादा असर डालती हैं। और मैं उन किताबों का नाम लेना चाहूँगा जिन्होंने मेरे थॉट प्रोसेस पर बहुत ज़्यादा असर डाला। पहली, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। ओके। दूसरी, परमहंस योगानंद जी की। दूसरी, एक ऑथर है डॉक्टर कपिल कक्कड़। ओके। इनकी एक किताब है द सीक्रेट ऑफ सक्सेस थ्रू भगवद गीता। ओके। ये मैंने साल 2010 में पढ़ी थी और मुझे बहुत प्रभावित किया इस किताब ने। ये 2 किताब है। तीसरी और चौथी किताब है होमो सेपियंस एंड होमो ड्यूस। ये 4 किताबें हैं। और नोवा हरारी की सेपियंस तो हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, समझ आएगा, बहुत चीज़ें क्लियर, हमारी उत्पत्ति का पता चलेगा। हाँ। और जब आप सेपियंस और ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी ये दोनों पढ़ लेंगे तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टिंग है। दोनों लेकिन अगर आप दोनों किताबों के सार को समझ रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि कंट्राडिक्टिंग नहीं, कन्वर्जिंग है। अच्छा। मैं इस पर ज़्यादा ड्वेल नहीं करूँगा। इसके अलावा
एक किताब है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। मेरे हिसाब से हर व्यक्ति को यह किताब पढ़नी चाहिए, साइकोलॉजी ऑफ मनी। और वैसे तो सेल्फ हेल्प में बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन फिक्शन में, हाँ, फिक्शन में तो मतलब प्रेमचंद की सारी कहानियाँ आप पढ़ सकते। कोई भी कहानी आप उठा लें, आपने जो समाज नहीं देखा है आप उस समाज की झलक देख सकते हैं। कम से कम जो समाज अब नहीं है उस समाज की भी झलक आप आज देख सकते हैं, उससे समझ ले सकते हैं प्रेमचंद की कहानियों से। फिर मनोहर श्याम जोशी जी की कसब, आप गुनाहों का देवता जो किताब है अभी, नॉट टू से मतलब आई मस्ट नॉट फॉरगेट टू मेंशन हमारी किताब जो विनोद कुमार शुक्ल जी की किताब है, दीवार में एक खिड़की रहती है। इसके अलावा बहुत सारी किताबें हैं। फिक्सन में तो मैं फिक्सन बहुत पढ़ता हूँ, क्योंकि फिक्सन में मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। तो ये कई किताबें हैं जिन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया। प्रेमचंद की पूस की रात ले लें या ईदगाह ले लें, ये दो कहानियाँ मुझे मतलब बचपन में ही मैं प्रभावित हो चुका था इन दो कहानियों से। एज एन ऑथर, जो नए लेखक उभर कर आ रहे हैं उनके लिए आपकी क्या पीस ऑफ एडवाइस है? आप ये नए कहकर मुझे शायद पुराना कर रहे हैं। देखिए, अगर एक किताब किसी की सक्सेसफुली पब्लिश हुई है और बहुत प्रचलित हुई है, आपकी तो 2 हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है जिसने जर्नी स्टार्ट करी है उसके कंपैरिजन में तो आप सीनियर हो ही गए ना। भाई, हम इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं तो सीनियर सेकेंड ईयर वाले को भी कहते हैं, थर्ड को भी कहते हैं, फोर्थ को भी कहते हैं। सीनियर तो सीनियर। चलिए, आपकी बात मान लेता हूँ, फिर भी मैं अपने आप को पुराना नहीं मानूंगा। नहीं, पुराना नहीं कहेंगे हम। हाँ, क्योंकि मैं नयापन बनाए रखना चाहता हूँ अपने लेखन में भी और अपने सीखने की उसमें भी। खैर, मैं नए क्या मतलब हर लिखने वाले को ये कहूँगा कि देखिए, आप जब लिखना शुरू करते हैं तो आप किसी को खुश करने के लिए या बहुतों के पढ़े लिखे जाने के लिए आप नहीं लिख रहे होते हैं। आप लिख रहे होते हैं क्योंकि ईश्वर की कृपा से या आपके जो भी श्रद्धेय हैं उनकी कृपा से आपके मन में वो विचार आया है, और आप पहले उस विचार को लिख रहे हैं, फिर उससे आप खुश हो रहे हैं, फिर उससे 2-4 लोग और खुश हो रहे हैं। तो आप पहले अपनी खुशी के लिए लिखते हैं, तो आप दूसरों की खुशी के लिए ना लिखें, छपने के लिए, बहुत लोगों से पढ़े जाने के लिए, बहुत सारे लाइक, सोशल मीडिया फॉलोअर, वो सब बहुत सेकेंडरी हो जाता है। और अगर आप उसके पीछे जाएंगे तो जो कोर पर्पस था जिसके कारण आपने लिखना शुरू किया या विचार आए, वो शायद दूषित हो जाएगा या वो शायद पीछे छूट जाएगा, अगर मैं थोड़ा और सॉफ्ट वर्ड यूज करूँ तो मेरे हिसाब से हमेशा लेखक को पर्पस ओरिएंटेड होना चाहिए। पर्पस ये है कि आपके चिंतन मनन और यूनिक जो आप एक सोल हैं, एक व्यक्ति हैं, उससे जो विचार आए हैं आप उसे लिखेंगे। और रहा सवाल लिखकर छपने की, तो अगर आपके मन में आ गए हैं और आपने लिख दिया है तो हर लिखे को पन्ना आज न कल मिल ही जाता है। आप लिखें और बराबर लिखें, रोज़ लिखें, चाहे एक लाइन ही सही, किंतु लिखें। दुनिया में जो सबसे डेडली चीज़ है तन्मय जी, वो पता है क्या है? वो है कंसिस्टेंसी। हाँ, ऑब्वियसली लोग कंसिस्टेंट नहीं रहे, शुरुआत सब कर लेते हैं। हाँ, तो इस कंसिस्टेंसी से डेडली कोई चीज़ नहीं है, ठीक है? तो नए लेखकों की बात अगर करें तो वही है कि आपको लिखते रहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा सही, लेकिन रेगुलर, लगातार लिखें और फिर देखें कि वो एक एक लाइन बन करके उपन्यास बन जाता है। आपका कोई आने वाला उपन्यास, अगर बिना स्पॉइलर के आप थोड़ी सी झलक देना चाहें, उपन्यास या कहानियाँ संग्रह? देखिए, मैं अभी एक उपन्यास पर काम कर रहा हूँ।
ये उपन्यास अपने आखिरी से भी आखिरी पेज पर है और ये उपन्यास अंडमान निकोबार में के एक लड़के की कहानी है जो वहाँ पर अंडमान में ट्रैवल और टूरिज़्म इंडस्ट्री बहुत प्रमुख जीविका का साधन है। तो वो लड़का भी वहाँ पर ट्रैवल इंडस्ट्री में काम करता है, तो उसी की कहानी है ये। और ये कहानी मतलब प्री कोविड एरा से शुरू होकर के कोविड के बाद ख़त्म होती है। तो आप समझ सकते हैं कि अंडमान में मतलब इस कहानी में कोविड के भी पीरियड का थोड़ा सा जिक्र रहेगा। अभी तक के फिल्मों कहानियों में जो भी अंडमान निकोबार को दिखाया गया है, मैं समझता हूँ कि उसके अलावा भी बहुत कुछ है वहाँ बताने के लिए। एक विजुअल डिस्क्रिप्शन है उसमें अंडमान का। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया। तो उसका इंतज़ार हम सबको रहेगा और उसके आने के बाद हम चाहेंगे एक बार फिर आपको बुलाएं यहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस शो पर आने के लिए और बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। मुझे भी बहुत मज़ा आया। धन्यवाद।